आज जो हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, तो ये हमारे पास यूनिट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन के कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोगों को यानी टेक्निकल स्टूडेंट को एयर पॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हालांकि ये नॉन टेक्निकल में भी पढ़ाया जाता है और बचपन से भी हम लोग पढ़ते हुए चले आते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या सेक्टर में इसका यूज़ क्या है, कैसे हम इसे सही कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा आपके सिलेबस से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे एयर पोल्यूशन का जो कोड है वो KCE 057 है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आप एयर पोल्यूशन, ठीक है, पढ़ेंगे, लेकिन एयर पोल्यूशन का ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको इंट्रो समझना है। उसके बाद उसके अंदर जो हमारे आते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट्स, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। इंडोर एयर पोल्यूशन, इफेक्ट्स of air pollutants on human, animals, properties and plants। तो ये यूनिट वन में है। फिलहाल हमें यूनिट वन खत्म करने के बाद यूनिट टू पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ कि एयर पोल्यूशन, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजिकल, इसी तरीके से आपके ये सिलेबस में दिया गया हुआ है। तो देर नहीं करेंगे, ये आपका 4-5 यानी टोटल 5 आपके यूनिट है। वन बाय वन करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। एयर पोल्यूशन, देखिए एयर पोल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं टेक्निकल लोग। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एयर पोल्यूशन जो ग्लोबल है हमारा, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कई सारे गैस का मिश्रण होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एयर पोल्यूशन देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एयर पोल्यूशन रेफर्स टू रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर दैट आर, ठीक है, डिटर्मिनेंटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द प्लैनेट एज अ होल। ठीक है। एक यूएस द्वारा संचालक किया गया सिस्टम है जिसको ईपीए के नाम से जानते हैं। ईपीए होता क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है। ठीक है। जो कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में रेगुलेट करती है। मतलब एक तरीके से उसको जो है आपको रेगुलेट करके ये बताती है कि हाँ इट इज हार्मफुल या इट इज अ बेनिफिशियल। ठीक है। एयर पोल्यूशन देखिए नॉन टेक्निकल वाले पर्सन जो लोग पढ़ते हैं सामान्य तौर पे उसके एयर पोल्यूशन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इटीसी इस तरह से होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जितने भी इसके कॉज होते हैं, जितने भी मतलब कारण होते हैं, उसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं और सोर्स का एम्पीरियल इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है। तो देखिए पॉल्यूशन के कारण, ठीक है, मैंने रेफरेंस बुक जो लिया हुआ है वो अमेरिका का उठाया हुआ हूँ। ठीक है। जॉन वॉक ने भी कहा है कि क्लाइमेट और क्लीन एयर प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है। फॉसिल फ्यूल का जो यूज होता है, जो फॉसिल फ्यूल वो होती है जो जीवाश्म से निकलता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जलाने पे जो गैस निकलते हैं बर्न होने के बाद, और जो उनका केमिकल रिएक्शन होता है वो एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करता है। आपके पास ये पीपीटी है, इसको पढ़िएगा। जो ना समझ में आए बेशक हमसे पूछिएगा। फिलहाल इनके द्वारा जो कहा गया बात है मैं वो सीधे बताता हूँ कि ये कहते हैं कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में गतिविधियां होती हैं, जितने भी तरह की गतिविधियां लाइक एज अ मैन मेड एंड नेचर मेड, ठीक है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो गैस हमारे लेवल में मिलते हैं
ठीक है। जो बेनिफिट होते हैं वो तो ठीक है, जो अनबेनिफिट होते हैं, जो हेल्थ को हार्म करते हैं, उसके बारे में सोचना और सोच करके ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको हमको सॉल्व करना होता है। चाहे वो बायोलॉजिकल सॉल्व करें या केमिकल सॉल्व करें या किसी के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है। ज्यादातर जो इनका है, अनदर टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन इज देन ऑनर्स बाय दैट इंक्रीज हीट होती है। कहने का क्या है कि जहां पे गैसियस स्टेट ज्यादा रहेंगे वहां पे ऑटोमेटिक आपको क्या होना है, गर्म लगना है। जैसे आप देखेंगे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा होती है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा होते हैं, पर डे का रेशियो जो रोड पे आने जाने का होता है, वो क्या होता है कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही जो उसकी जो नॉर्मल रेटिंग होती है उस रेटिंग से वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो वहां पे इंपीरियल इम्पैक्ट जो बनता है वो हीट हमेशा होता है, फिर सांस को लेने में भी दिक्कत होती है। दूसरा देखिए कि जो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट होता है, स्मोक एंड सोट तो है ही, हैजर्डेरियस एयर पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं और पॉलन एंड मोल्ड है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जो भी चीजें आपने देखा और जाना वो तो एक नॉर्मल बेसिस पे था। इंजीनियर के स्टूडेंट जो भी होते हैं इसको ये सॉर्ट आउट करते हैं कि किस तरीके से जो भी गैसियस स्टेज हमारे अर्थ पर बढ़ रही है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। ठीक। तो एयर पॉल्यूशन इफेक्ट जो भी होते हैं आपको समझना होगा कि किस तरीके से वो अफेक्ट होते हैं। तो देखिए, अफेक्ट जो होता है, पहली चीजें तो ये जान जाइए कि दो वजह होती हैं। फर्स्ट नेचर मेड और दूसरा होता है मैन मेड। इन दोनों में ही कॉमन चीजें होती हैं, एक होता है फास्ट सर्विस, दूसरा होता है स्लो सर्विस। फास्ट सर्विस और स्लो सर्विस में क्या अंतर होता है कि जब आप, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर उदाहरण दूं कि किसी फर्टाइल लैंड के जगह पे हम लोग हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, अब वहां पे इंसानों को रहना है, तो इंसान क्या करेंगे, पहले वहां के क्या करेंगे, कटिंग अ ट्री करेंगे, पेड़ को काटेंगे, जो लकड़ी बचेगा उस लकड़ी का वो घर बनाएंगे या घरों में जो सामान लगेगा वहां पे यूज करेंगे। तो पेड़ कटने से क्या होता है, जो इंसानों द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ना होता है, वो काम तो आपने पढ़ा ही है कि पेड़ लेता है। ये साइकिल जो होती है आपस में चलती रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम कट करते जाते हैं और वहां पे आबादी बढ़ती जाती है तो वहां पे क्या होता है कि वो जो उसकी रेट ऑफ रेशियो है वो बढ़ जाती है। ठीक। और ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा तो ऑक्सीजन इंसान लेगा। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस तरीके से अगर साइक्लिक अगर नहीं अगर बन पा रहा है तो क्या होगा, गर्मी तो उत्पन्न होगी ही होगी, तमाम तरह की बीमारियां होगी। तो ये जो चीजें, ये जो सर्विस होती है ये स्लो सर्विस होती है, स्लो सर्विस में, ठीक है ना, कि ये नेचर को काट करके और आराम से आदमी रह जाना। दूसरी चीजें मैं ये बता रहा हूँ कि फास्ट सर्विस में क्या होता है। देखो फास्ट सर्विस में ये होता है कि यदि आप कोई भी चीज, क्या है कि इंसान जो है तरह तरह के इन्वेंट करते रहते हैं, हमेशा तलाश करते रहते हैं कि कंफर्ट आदमी का जो हैबिटेबल जोन है जिसमें आदमी सरवाइव करता है। हैबिटेबल जोन वह जोन होते हैं जिसमें आदमी रहने के लिए और फलने फूलने और बढ़ने के लिए हो, ठीक है, उसको हैबिटेबल जोन कहते हैं, राइट। तो हैबिटेबल जोन में सरवाइव अच्छे से करने के लिए वो कई सारी चीजों का निजात करते हैं, ठीक है, आविष्कार करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या थी कि डीजल इंजन होती थी। डीजल इंजन के बाद से क्या आया हमारे पास, अगर डीजल इंजन था तो डीजल इंजन के बाद से हमारे पास आया पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के भी कई सारे उसके बायलॉज हैं कि ये नहीं है कि हाँ आप कोई भी पेट्रोल उसमें डाल दे। जैसे व्हाइट पेट्रोल के लिए अलग हो गया, ठीक है, नॉर्मल पेट्रोल अलग हो गया, मेथेन की जो उसमें रेशियो है उस हिसाब से देखा जाता, उस तरह से हम लोग इंजन्स का निर्माण लगे करने। अब क्या है कि जब उसमें कंप्रेशर जो लगा होता है, जो इंजन टीडीसी से बीटीसी की तरफ जो भी जाता है, तो जो वो
ऑयल फॉसिल, यही ऑयल जो होती है फॉसिल फ्यूल होती है, यही जब वेपराइजेशन के फॉर्म में आती है तो धुआं देती है, ठीक है ना। ये धुआं हमारे अर्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे आपने पढ़ा ही हुआ है कि ओजोन लेयर में क्या हो जाती है, छिद्र हो जाती है, जो सूर्य से मतलब यूवी रे जो है हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, जिससे एसिड रेन होगा, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फास्ट सर्विस में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ा देते हैं अपने यूटिलिटी के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने हैबिटेबल जोन को और गुड बनाने के लिए। जैसे अभी मान लीजिए जो गाड़ी एवरेज देती है 60 किलोमीटर पर आवर का, जो भी एवरेज देती है, कुछ गाड़ी आपका उससे भी अच्छा देती है, कुछ गाड़ी 25 का देती है, तो जिसकी इंजन की कैपेसिटी रहती है उस हिसाब से वर्क होता है, तो यही है, उस हिसाब से स्पीड डेवलप होती है। तो जितना वो, अब सोचिए 1 लीटर में एक गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है, वहीं पे एक गाड़ी आपकी 35 किलोमीटर चलती है, तो जो इसकी रेटिंग है, 1 लीटर में जो गाड़ी 60 किलोमीटर में जा रही थी, ठीक है, उसकी आप एक एवरेज लगा लीजिए, 1 लीटर तेल में 60 किलोमीटर, दूसरा ले लीजिए 1 लीटर में 35 किलोमीटर, तो किसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, दक्षता किसकी बढ़ रही है, कि आपके पेट्रोल कंजप्शन की दक्षता यही ना बढ़ रही है यहाँ पे, कि पेट्रोल कंजप्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो जब ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा तो ज्यादा ही क्या होगा, धुआं निकलेगा, राइट। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो धुआं होता है, स्मॉग होता है, ये हमारे अर्थ सरफेस के जो ग्राउंड लेवल जोन होती है उसको डे बाय डे क्या करता रहता है, उसको प्रभावित करता रहता है फॉसिल फ्यूल के कारण, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म होते हैं, मतलब इतने माइक्रोन, मतलब मिनी माइक्रोन में रहते हैं, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सांसों के द्वारा, मतलब किसी भी इंद्रियों के द्वारा वो शरीर में आराम से चला जाता है, ठीक है, और हमें पता नहीं चलता है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं एयर पॉल्यूशन के, क्योंकि अगर हम नहीं जानते हैं, नॉर्मल तौर पे हमें यही बताया जाता है कि जो नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है, नेचुरल गैसेस में हम बायोगैस भी मान सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन जिस चीज को हम निजात कर रहे हैं, जिस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे जो हार्म हो रही है उसका क्या, और ये हार्म कितने पर रेट के हिसाब से कर रही है। तो देखिए सबसे पहले जैसे BS2 BS3 BS4 आया, ठीक है, तो BS4 तक है, अब हम लोग क्या करेंगे व्हीकल्स के टर्म में, हम एक जंप कर जा रहे हैं, अब BS5 नहीं आएगा, सीधे जंप कर जाएंगे किसके ऊपर, BS6 के ऊपर, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ, टॉपिक आपका स्ट्रक्चर से ही चालू होगा, इसमें कंजप्शन स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, पीएम होता है, पीएम का क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जो लंग्स होती हैं उसके अंदर चले जाते हैं, जो कि उसको प्रभावित करते हैं। लाइक एज अगर बात करूं, ठीक है, तो जैसे ट्रक से निकलने वाली, ठीक है, फैक्ट्रियां से निकलने वाली, पावर प्लांट से निकलने वाली, ठीक है, सिनेमा हाउस से निकलने वाली, या इंजन से निकलने वाले, इन सभी चीजों में फॉसिल फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा फॉसिल फ्यूल का देखो, बात को जरा सा समझना, फॉसिल फ्यूल की यूज क्या होती है, देखो क्या होता है फॉसिल फ्यूल का, इसका डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल है, बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी है, ओवरऑल इतना ही आप मान लो, क्योंकि देखो हीट जनरेट हो रहा है, वर्क हो रहा है, मतलब एक मोटर की अगर मैं बात करूं, तो मोटर में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो उसमें क्या होता है, वो मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है, और मैकेनिकल वर्क जब करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा। तो इस चेन को, इस साइकिल को बनाने के लिए, इस चीज को चलाने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ती है, केवल इस साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग BS5 को छोड़ करके डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, तो यही बैटरी वाली आ रही है, ठीक है। हम कितना भी इन चीजों को कम करने की कोशिश ना कर, क्यों ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभावित करेगी। कहाँ पे करेगी, आउटसाइड एरिया में, बच्चों को खास तौर पे, और सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको काफी ये प्रभावित करेगी, जिसका अस्थमा जैसे एलर्जी, ठीक है ना, अस्थमा जैसे एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है डे बाय डे, ठीक है, ये पर डे इसका बढ़ता ही रहेगा, और ये प्रभावित जो है हमारे एटमॉस्फेयर को तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि लंग्स में अगर एक बार ये चला गया तो आपको पता है कि क्यों एक वो लिखा जाता है कि आप मूवी देखोगे तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन आता है कि हाँ सिगरेट या धूम्रपान करना निषेध है। ठीक है, वो बात और अलग है कि लोग इसको यूज में लाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर जा करके बैठ जाते हैं। जरूरी ये नहीं होता है कि हाँ आप इस चीज में हो तो ही हो। ये धुआं किसी भी रूप में शरीर के मतलब लंग्स में आकर के बैठ गया तो समझिए आपको कैंसर होने के लक्षण प्रभावित करने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, जो कि काफी डेंजरस है। ठीक, ये तो मैन मेड की बात कर रहा हूँ। देखो नेचर मेड क्या है कि नेचर मेड से ये सिर्फ इतना होता है कि वो स्लो सर्विस होता है। नेचर के द्वारा कोई भी अगर बीमारी होती है या कोई भी चीज निजात होती है तो वो खुद के अस्तित्व को बनाने के लिए खुद को ठीक करती है। नाउ ए डे कोरोना अभी चल ही रहा है। ठीक, तो वो भी क्या है, एक मतलब मीडियम मिल रहा ना एयर। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम थी, जो ओजोन लेयर की जो प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक ठीक हो रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हैजार्डेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? देखो ये क्या होता है कि एक हम लोग पैरामीटर लेते हैं, उस पैरामीटर में हम लोग ये देखते हैं कि देखो पहले तो 10 साल का निकालते हैं, 10 साल निकालने के बाद हर 10 साल पे सर्वे करते हैं, उसके बाद 100 सालों का एक सर्वे निकालते हैं। ठीक है, वो डाटा हमारे पास रहता है कि हर इतना दिन पे क्या क्या होते गया है, किस किस तरीके से हुआ और कौन कौन सी बीमारियां डेवलप की हैं। ठीक, जैसे क्या होता है कि अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप जो है ये काम कोई कर रहे हो तो उसका प्रभाव पड़ना है। रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभाव पड़ना है। जैसे कोई भी काम कर रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आप इन्वेंट तो करते हो लेकिन आप एनवायरमेंट को हार्म करते हुए चले जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान देना रहता है जिसमें हमें मरकरी, लेड, बेंजीन, इन सब चीजों को अलग करना रहता है, कम से कम यूज में लाया जाता है। ठीक, ताकि जो है हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे। अगर हम इसी से प्रभावित रहेंगे, अभी क्या चल रहा है कि इम्यून सिस्टम डाउन है डाउन है डाउन है डाउन है, वजह क्या है, हर चीज में हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिसके वजह से हमें ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, उसके लिए हमारे आंखों में जो होती है दिक्कत हो जाएगी, स्किन में दिक्कत होगी, लंग्स में दिक्कत होगी। ठीक है, ब्लड में भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन, फिर लीवर इफेक्ट पड़ेगा, कई सारे इसी तरीके से चीजें बढ़ती ही जाएंगी। ठीक, तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में देना है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी आप जानते ही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। होता क्या है कि हम इस चीज को कम करने के लिए अधिक से अधिक जहाँ पे हम रहते हैं तो पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, हम लोगों के पास जैसे घर होते हैं तो हमारे पास मान लो 20 गुड़े 20 का, एक सपोज दैट मान लो 20 गुड़े 20 का कोई एरिया है, तो हम पूरा घर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये रूल है, आपको उसमें फ्लोर एरिया रेशियो निकालना ही निकालना रहता है ताकि उस जगह पे कुछ पेड़ पौधे भी लगा सको। दूसरी चीजें क्या है कि अगल बगल वाले लोग जो देखें तो उनको भी गुड फीलिंग आए। ठीक, तो यही मोस्टली ये है, लेकिन आज के डेट में ये भी नहीं कोई कर रहा, बल्कि हमारी ये बायलॉज में लिखा हुआ है कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां को ग्रीन एटमॉस्फेयर बनाएं। ठीक, देखो समझना इस जरा सी बात को, ग्रीन एटमॉस्फेयर बनाना क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी इंजीनियर, ठीक है ना, ये नहीं देखता है कि बाहर क्या एटमॉस्फेयर है, बाहर क्या फेजेस हैं। कोई भी अच्छा इंजीनियर ये देखता है कि हम अंदर का एटमॉस्फेयर किस तरीके से डेवलप कर दें कि बाहर से हो रही वाली गतिविधियां या उससे पड़ने वाली कु मतलब उल्टा जो प्रभावित पड़ रही है उससे बचा कैसे जा सके, उस चीज की रेटिंग को कम किया कैसे जा सके। तो वो एक खुद को डेवलप करता है, उस एरिया को डेवलप करता है कि वहां से कोई बाहरी चीजों से आए तो उससे बचा जा सके। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, और ऐसा करने से जो अर्थ का जो हीट है वो भी आपका बैलेंस फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है? अब ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अगर जो डेथ केस होती हैं, ठीक है, डेथ केस जो निकलते हैं वो उसकी रेटिंग कम हो जाए, लोगों की जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाए,
ठीक, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना रहता है। अब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस कैसे करना होता है। देखो, रिड्यूस करने के लिए कई सारे मेथड हैं, लेकिन आप तभी रिड्यूस कर सकते हो जब आप इसके बारे में अच्छे से जानो और अच्छे से समझो। टेक्निकल टर्म्स को आप लेकर के चलना होगा, तभी आप उस चीज को सही रिजल्ट दोगे। जब डायरेक्शन ही आपका गलत होगा तो गुड रिजल्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो देखो, जब भी हम कोई भी चीज जलाते हैं, लकड़ी जलाएं, ठीक है, या कभी कभी हम लोग पॉलीथीन भी जला देते हैं, कुछ भी जला देते हैं, कुछ भी जला देंगे, ठंडी लग रही है कुछ भी जला दो भाई, आओ कुछ भी जला दो। ये सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि देखो आज के डेट में हम लोग क्या है कि अपना तो सोच लेते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन का क्या, ये चीजों को हमको समझना होगा। अगर हम लोग ये नहीं सोचेंगे तो आने वाले टाइम में, आज मास्क लगा के चल रहा है ना, कल को ऑक्सीजन के लिए लड़ाई होगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाएंगे, वो भी नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाएंगे, तब आदमी की आयु कितनी होगी, 20 से 30 साल। यही ना होगा, जब हर जगह इंडस्ट्री हो जाएगा, हर जगह आप चीजों को जलाओगे अपने खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सप्लोरेशन गलत चीजें हैं, लेकिन डायरेक्शन और गोल सही होना चाहिए। जब आपको गाइडलाइन ही गलत रहेगी तो आप कितना भी अच्छा रिजल्ट दो, जो गाइडलाइन है वो आप तो उसी पाथ पे जाओगे ना। तो ये सारी चीजें, इसीलिए एयर पॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स को, वाटर मतलब पॉल्यूशन जैसी टॉपिक को हमारे सिलेबस में इंक्लूड रखा गया, किया गया है कि आप किस तरीके से इसको पढ़ने के बाद, इसके टेक्निकल टर्म्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इन सभी चीजों की जो रेटिंग है उसको आप कैसे कम कर सकते हो। क्लियर है, क्योंकि ये समस्या केवल कंट्री लेवल पे नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि मेरी कंट्री है तो हम सही कर लिए, हमारा स्टेट है तो हमने सही कर लिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो सही कर लिया, इससे सभी प्रभावित होंगे। तो हर एक बंदे को अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए। क्लियर है, अगर आपको अपना काम पता है और सही चीजें जानते हो, तभी आप एयर पोल्यूशन जैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ये भी नहीं कि पूरा कंट्रोल कर सकते हो, 1% का आप उसमें अपना भागीदारी दे सकते हो कि हाँ आपने किया। क्योंकि देखिए, ये तो सर जिस तरीके से इन्वेंट हुआ है उस तरीके से धीरे धीरे ही जाएगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इस चीज को कम कर सकते हो, और भी कई सारे तरीके हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि किस तरीके से आप, ठीक है ना, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी तो ये इंट्रोडक्शन चला, अभी तो मैं टेक्निकल टर्म्स ला ही नहीं रहा हूँ। अभी आपका जो भी पॉल्यूशन के बारे में ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, बस ये समझ लीजिए कि बस आपको मोटा मोटा नॉलेज दे रहा हूँ, इधर से उठा करके, इधर से उठा करके, इधर से उठा करके। ठीक है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को, इसको समझ जाओ कि ये है क्या चीज। नॉर्मल की तरह नहीं कि हाँ सर अल्ट्रा वायलेट आती है, ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, ठीक, आदमी को परेशानी होती है, स्किन डिजीज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें तो नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल टर्म्स जब मैं चालू करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। ओके, ठीक है, तो पहले बात बता दूं कि कैसे इसमें मतलब हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हेल्थ से। अगर मान लो, क्यों मैं कह रहा हूं, अभी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे हम लोग रहते हैं, गीडा, गीडा इज अ इंडस्ट्रियल एरिया, राइट। अब इंडस्ट्रियल एरिया इसको बनाया क्यों गया, क्योंकि देखो घनी आबादी कहाँ है, ये समझने की कोशिश करना। घनी आबादी मतलब पॉपुलेशन लोगों की कहाँ ज्यादा है, सिटीज में होंगी। सिटी से दूर, ठीक है ना, सिटी से दूर ले आकर के इंडस्ट्री को बैठाया जाता है, पावर ग्रिड्स को बैठाया जाता है, कंपनी बैठाई जाती है। मतलब कौन सी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बैठाई जाती है। प्रोडक्शन फैक्ट्री जो इसके साइड के टाई अप होकर के काम करते हैं उनको लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब ऑलरेडी ये पॉल्यूटेंट एरिया इसको घोषित कर ही दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे इस एरिया को पॉल्यूटेंट है। लेकिन समझना, घनी आबादी तक आते आते उसकी रेटिंग क्या रहती है ये डिपेंड होता है।
राइट। तो ये चीजों को हमें समझना होगा, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं समझेंगे तो हमारा जब नहीं तब मन करेगा यार हमारे पास एरिया है, अगर हम बीच में ही सिटी में खोल देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगी, तो प्रॉफिट के चक्कर में हम लोगों की जान तो नहीं न ले सकते। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है, और इन्हीं तरीकों में से आप जानोगे कि कैसे आप प्रोटेक्ट योर हेल्थ, ओके, कर सकते हो। तो फर्स्टली सबसे पहले क्या है कि आपको, ठीक है, जितने भी बैड क्वालिटी के एयर होते हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। अब बैड क्वालिटी के एयर क्या होते हैं? हवा, मतलब गैस कह लीजिए या उसको हवा कह लीजिए, वो चीजें जो शरीर को हार्म करती हैं, राइट, जो शरीर को हार्म करती हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। फिर आपको ये जानना होगा कि कौन सी ऐसी गैस या एयर है जो गुड होती है, जो ह्यूमन या लिविंग थिंग को अच्छा करती है। जैसे हमारे दिमाग को, समझना बात को, हमारे दिमाग को टोटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 22% होती है, राइट। 22% अगर होती है तो सोचो हम पर डे क्या 22% ऑक्सीजन ले पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, चलता है, पड़ता है तभी, अगर वो उसके अंदर तुम पेट्रोल के अंदर देखते पेट्रोल इंजन है, तुम डीजल डाल दो तो उसकी क्या हाल होगी? इंजन बैठेगा? बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जाहिर सी बात है। जो इसकी इंजन है जो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है उसके साइक्लिक पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, चीजें अंदर से जलने लगेंगी, कार्बन बनने लगेगा, ठीक है। साइलेंसर के रास्ते धुआं इकट्ठा होगा, वो भी जब साइलेंसर को चेक करोगे तो ऐसे उंगली डाल के देखोगे तो ब्लैक कलर का तुमको पूरा ऐसे मिलेगा कार्बन। तो क्या होता है? ये सब चीजें, इन सब चीजों से ही आदमी प्रभावित होता है, राइट। उसी तरीके से कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, अब ब्रेन को तो चाहिए तुम्हारा क्या? ऑक्सीजन, वो भी 22%। तो तुम जो डेली के सांस ले रहे हो क्या उसमें 22% तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो पा रही है? ये भी तुमको चेक करना है। दूसरी चीजें, जरूरी नहीं कि हवा से ही आदमी ऑक्सीजन ले या ब्रेन ऑक्सीजन ले, ठीक है। जो हम पानी पीते हैं, जैसे पर डे का पानी पीने का रेशियो क्या लगाया गया है? 3 लीटर लगाया गया है, राइट। तो 3 लीटर लगाया गया तो वो शरीर में जाता है, तो जो ऑक्सीजन वहां से मिलना रहता है, जो बॉडी को चाहिए रहता है वहां से मिल जाता है, प्लस जो बाथिंग करने से ऑक्सीजन मिलता है शरीर के सेल्स को, वो भी होता है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी एयर क्या है। दूसरी चीज, उस एयर की कितना रेट ऑफ रेशियो है, कितने तक हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक। दूसरी चीज है रेडिएशन, रेडिएशन से भी हमारा इफेक्ट होता है। अब एयर पॉल्यूशन में रेडिएशन का क्या काम है? तो ये जान लो कि हम कोई भी चीज, चाहे बल्ब जलाते हो और ट्यूबलाइट जलाते हो, राइट। तो देखो समझना, अब यहाँ पे यहीं पे खेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब बल्ब तुम जलाते हो तो क्या होता है कि चारों ओर गर्मी हो जाती है। यहीं ट्यूबलाइट जलाओगे तो तुम्हें गर्मी नहीं होगी, ठीक है। बल्ब जलाने से तुमको क्या है कि गर्मी के साथ साथ जरा सा टेंशन भी होता है। तो क्या होता है कि जो तुम सामान यूज कर रहे हो वो भी तो एक रेडिएट कर रहा है, उसके द्वारा जो रेडिएट किया गया है सांसों में वो भी तो मिलेगा। नहीं सांसों में चलो मान लिया कि नहीं मिलेगा, मान लिया नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे शरीर पे जो बॉडी इफेक्ट है उस पर भी तो डालेगा। तो इन सब चीजों को जब आप पढ़ोगे, अपने आप को जानोगे, एक्सप्लोर करोगे, तब जा करके आप अपनी चीजों को हेल्थ के रिलेटेड आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो मेन कज क्या होता है जो एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, एयर पॉल्यूशन मेन कारण क्या क्या होते हैं? तो देखो बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर फैक्टर्स की बात करें तो मतलब पार हो जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं, वो भी मेन मेन है। तब भी छोटा सा मैंने पीपीटी में इसमें डालने की कोशिश की है। तो देखो पहला मेन फैक्टर जान लो क्या है कि व्हीकल्स, ठीक है ना, जो कि पॉल्यूशन का काम बहुत अच्छे से करता है, वो कोई कटौती नहीं करता है, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें ये सोच करके कि तुम बीमार हो कि क्या हो, वो छोड़ेगा नहीं। क्या है? व्हीकल्स। दूसरी चीजें हैं फैक्ट्री, ठीक। फैक्ट्रियों पे स्टे ऑर्डर लगता है, क्यों?
जैसे कूड़ा कचरा पानी में बहा देते हैं, उसके द्वारा ज्यादा धुआं हो रहा है, जिससे जीव को, वन्य जीव को या इंसानों को तकलीफ हो रहा है। फैक्ट्रीज, डस्ट, डस्ट का मतलब ये नहीं होता है ना कि गर्दा वाली डस्ट। डस्ट यहाँ के कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिसकी एयर एक मीडियम बनता है ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो सॉइल के फॉर्म, मतलब सॉइल मतलब गर्दा उड़ करके आए, या वहां का गैस उड़ करके कहीं और जाए, या वहां का जो बायोलॉजिकल डस्ट है, बायोलॉजिकल वो डस्ट होता है जो रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइज फॉर्म में नहीं होता, वो उड़ करके आए और सांसों के जरिए वो जाए, ये भी तो इफेक्ट है। पोलेन, पोलेन का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि मेन सोर्स का काम करते हैं, राइट। अगला क्या है कि देखो, उसमें से जो मोस्ट हार्मफुल होते हैं पॉल्यूशन का जो काम करता है, पार्टिकुलर मैटर्स होता है। पार्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं, ये अभी डिफाइन करूं तो बहुत लंबी सारी लिस्ट निकल करके आएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट निकल करके आएगी कि पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या क्या आएंगे, इटीसी और ये सारे क्या है, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन भी होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड। सबको पता है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड की रेशियो बढ़ गई तो क्या होगा, क्या होगा, सिंपल है, एसिड रेन होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, भूमि बंजर बन जाएगी। वजह कहोगे वो तो गैसियस स्टेज में है। जब बारिश होगी भाई, मेरे तो बताना, बारिश होती है तो क्या बारिश की बूंदों में एयर मीडियम बनता है ना, जमीन के सरफेस पे आने तक। तो जब बारिश की बूंदें नीचे आएंगी तो जो एयर मीडियम है, तो देखो उसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट अपने आप को बनाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे, और वो कहाँ जाना है, अर्थ सरफेस पे। फिर अर्थ सरफेस से क्या होगा, जितने भी जो हमारे अर्थ सरफेस पे वाइड रेशियो होती हैं सॉइल की, उसके अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते 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 भूमि बंजर हो जाती है। ऐसे थोड़ी भूमि बंजर होती है, ठीक है, कि हाँ सॉइल है, पहले चट्टान था, चट्टान है, इस वजह से, ठीक है, भूमि बंजर है, वो एक अलग केस होता है। लेकिन तुमने देखे होंगे कि जो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड को बंजर बनते हुए देखे होंगे, तो उसका कारण यही होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन दो तरीके से होती है, या तो बारिश के रेटिंग से बढ़ जाए, और या तुम इतना यूरिया डाल दो, इतने सारे उसमें केमिकल डाल दो भूमि के अंदर कि उपजाऊ वो हो जमीन, और जमीन तबाह हो जाए। अब तुम कहोगे इससे क्या इफेक्ट है, तो भाई देखो, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पढ़े होगे। इकोसिस्टम क्या कहता है हमारा, कि सभी जीव, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, मतलब निर्भर करते हैं। एक जीवधारी दूसरे दूसरे जीवधारी के ऊपर क्या करता है, निर्भर रहता है, ठीक है। ये साइकिल चलती ही हुई रहती है। तो सोचो जीवधारी है तो एनवायरमेंट भी तो हमारा साइकिल पीरियड निपटाता है, वो भी निपटाएगा। तो जो बारिश कैसे बनता है, अगर उसकी साइकिल का देखो, अब अगर मान लो नाइट्रोजन वाले फील्ड से पानी रंध्र, मतलब वाइड रेशियो से जाकर के कहीं एक्युमुलेट हुआ, किसी नदी में गया, किसी नाला में मिला, धूप पड़ा, सनरेज पड़ने की वजह से वो वेपराइजेशन के फॉर्म में आया, वही नाइट्रोजन और भी केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो वेपराइज होकर के ऊपर जा रहा है, फिर वो ऐसे जाएगा, बादल बनेगा, एसिड रेन करेगा। तो ये सभी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पार्टिकुलेट मैटर्स ये होते हैं कि अगर अगरबत्ती आप जला रहे हो, या सिगरेट जला रहे हो, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो ये सीधे कैंसर का काम करता है, नो डाउट। तुम्हारा नो डाउट कि वो कैंसर का काम नहीं करता है, वो 100% कैंसर का ही काम करता है। और ये सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो कि स्किन, लंग्स, ठीक है, स्किन हो गया, लंग्स हो गया, इन सब में काफी तुम्हारे प्रभावित करते हैं, ठीक। तो अभी भी टाइम है, लोग यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको रोक दिया जाए कि ये आगे का काम हमारा चले, ठीक। अभी ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, नॉर्मल ही, ठीक। अब आगे देखो, जो बैड एयर होते हैं, ठीक है, बैड एयर क्या करता है, ठीक है, एलर्जी लाएगा, जाहिर सी बात है, डेथ टू ह्यूमंस होगा, ठीक है, हार्म करेगा किसको, आपके ऑर्गेनिज्म को। कौन से ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है,
जैसे ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारी ही बात हो रही है भाई, अगर पेड़ पौधे ना हो तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझ रहे हो? तो जब गैस की लेवल एक अपनी लिमिट, तुम्हें पता है ना कि हाँ किसी भी चीज की लिमिट को क्रॉस कर दो तो फिर वो क्या अंजाम देता है, ये सबको पता है। तो जो भी इवेंट्स होते हैं ये आपके एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, जो भी इवेंट्स होते हैं ये बढ़ा देगा। जब इवेंट्स बढ़ जाएगा तो नेचर क्या होगा, डैमेज होगा। फिर नेचर को बिल्ट होने के लिए काफी टाइम लगेगा, ठीक है? वो अपने आप को तो रिकवर तो करेगा, पर इतना फैल चुका रहेगा ना कि जब सब कुछ बंजर ही हो जाएगा तो फिर बचेगा कहाँ, उसको जीने खाने के लिए खुद नहीं रहेगा तो सोचो ह्यूमन सरवाइव कहाँ होगी। जैसे अभी का देख लो, क्या है कि कोरोना अभी फैल गया है, स्प्रेड हुआ है एटमॉस्फेयर में। सोचो कहाँ हुआ था और कहाँ कहाँ गया, ठीक है? स्किन टू स्किन गया, एयर टू एयर गया, ठीक है? मतलब टच मी लाइक दैट वाला हिसाब किताब हो गया अब। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या है कि मान लो जितने भी लोग हैं आज के डेट में, समझना, जिसको छूने नहीं दिया जा रहा है उनको जलाया जा रहा है कि दफनाया जा रहा है नहीं पता। अगर ऐसा चीजें हो रही हैं, समझना बात को, तो जमीन के अंदर दफनाएंगे तो आने वाले सालों में जैसे जीवाश्म होते हैं, यानी फॉसिल जो होती हैं, 100 सालों के बाद एक ऑयल हो, ये ऑयल की एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद ऐसे तैयार होती है, ठीक है? तो सोचो उसमें से निकलने वाले उस ऑर्गेनिज्म की बात करो जो निकलेगा मरने के बाद, ठीक है? तो कई सारी चीजें हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब बायोटिक और बायोटिक की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें भी ये सारी चीजें हैं। अब ये दिक्कत करेगा किसके ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर, क्लियर है? और ह्यूमन एक्टिविटी प्लस क्या है बोनस में आपका, नेचर, नेचर जो खुद को जनरेट करेगा, ठीक है? तो आपको पता करना होगा कि बैड एयर क्या है, गुड एयर क्या है। दूसरी चीजें जो हम कारण आपको बता रहे थे कि कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पीपीटी के स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। देखो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इमिशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन इमिशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो केवल गर्मी ही, सॉरी, धुआं ही इमिशन कर रहा है, वो साथ में क्या कर रहा है, गर्मी भी इंक्रीज कर रहा है। एक और सबसे अच्छी बात बता रहे हैं, ये कैसे ज्यादा इफेक्चुअल है। देखो होता क्या है, जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो तुम देखोगे कि बिटुमिनस को जलाया जाता है, राइट? जो कि एक प्लास्टिक का ही रूप होता है, जो सड़क पे जो उसके बॉन्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, कुछ पार्टिकल उसके अंदर इलास्टिसिटी मिली रहती है। अब हर 5 साल पे तुम्हारा 5 सेंटीमीटर लगभग मान लो सड़क तो ऊंचा होना ही होना है, उससे ऊपर ही रहता है लेकिन तब भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो इतना ही होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इमिशन की वजह से जो भी नंबर ऑफ व्हीकल्स है, रोड का खराब होना, ठीक है, और व्हीकल्स की जो गर्मी होती है वो भी हीट आपको जनरेट करेगी। तुमको पता है ना कि हीट, पढ़े होगे फिजिक्स में, कि हीट को जरूरत नहीं होती है, वो अपना खुद ही मीडियम ले लेता है। जैसे एक गर्म बाल्टी और ठंडे बाल्टी को आपस में रखो तो दोनों का जो टेम्परेचर है कुछ देर के बाद आपस में बराबर हो जाएगा, क्लियर है? तो यही हीट की होती है, तो ये इमिट करता रहता है ट्रांसपोर्टेशन इमिशन, ठीक है? एग्रीकल्चर साइड इफेक्ट आ गया ना यहाँ पे, एग्रीकल्चर साइड इफेक्ट जो कि मैं बता रहा था। अब तुम्हें खेती करनी है, कोई चीज उपजाऊ नहीं हो रहा, लो लगा दो, जो भी यूरिया लगा रहे हो लगाओ, बंजर बनाओ, ठीक है? तो यही सारी चीजें हैं। तो आज यहीं पे हम रोकते हैं, फिर आगे जो है मैं आपको बताऊंगा